हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग्स जीरोज यानी कि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम का ये 7वां पार्ट है। अगर इससे पहले के वीडियो आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इस वीडियो में किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले शून्यकों से संबंधित जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसको एक एक करके समझ लेते हैं। उसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम पहले रूल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमें उनके गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य मिलते हैं जितने कि उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के युग्म यानी कि जोड़े मिलते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 4 और उसके बाद लिख देते हैं 10। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा यहाँ से 40 मिलेगा। ये संख्या छोटी थी, आसानी से आप गुणा कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कई संख्याओं का गुणनफल होता है तो वहाँ पर गुणा करना काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाता है और हमें उन संख्याओं के गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर केवल हमें एक जीरो मिला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पर रूल दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये 2 × 2 होगा। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 और × 5 हो जाएगा। अब अगर हम 2 और 5 के युग्म देखें यानी कि जोड़े देखें कि कितने जोड़े प्राप्त होते हैं, तो अगर हम जोड़े की बात करें यहाँ पर तो एक जैसे कि यहाँ पर एक 2 ले लिए हम, उसके बाद अब एक 5 खोजते हैं कहाँ पर होगा, तो एक 5 ये हो गया। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 2 तो और 2 बार मिल जाएंगे लेकिन 5 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब 2 और 5 का केवल एक युग्म मिला। इसका मतलब इनके गुणनफल में के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो केवल एक होगी। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हो गुणनफल में कि एक ही शून्य अंत में मिला हुआ है। और एग्जाम्पल एक हम लेकर देख लेते हैं जिससे कि आपका थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो हमारा पहला रूल है ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर बात करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, उसके बाद मान लेते हैं और कोई संख्या मान लेते हैं 12 लिखा हुआ है, उसके बाद 25 लिखा हुआ है। अब बोला जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम गुणा बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा रूल बोला है कि हमारे रूल में बोला हुआ था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमें उनके गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य मिलते हैं जितने कि उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के युग्म मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक का हम गुणनखंड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो जो 2 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर 3 होगा, यानी 2 × 2 × 2 होगा। और इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 के पावर 2 × 3 मिल जाएगा। फिर आगे अगर 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये मिलेगा हमको 5 के पावर 2। अब यहाँ से हमको बताना है कि इस संख्या के गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो अगर इसके हम शून्य की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा ये। एक बात और, इसको आप चाहे सॉल्व कर लो पहले अभी, क्योंकि हम सॉल्व करके आसानी से इसको बता देंगे कि कितने जीरो होंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 25 का गुणा जब 12 बार करेंगे आप तो 300 प्राप्त हो जाएगा, और 300 का 8 बार करेंगे तो 8 × 24 यानी कि ये हमें प्राप्त हो जाएगा 240 प्राप्त होगा। 8 × 24 ये 24 2400 प्राप्त होगा। अब अगर हम देखें तो इनके गुणनफल के अंत में हमें 2 जीरो मिले। हम अपने इस रूल के द्वारा देख लेते हैं। अगर हम इस रूल के द्वारा देखें तो 2 और 5 के कितने जोड़े मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 2 और 5 के जोड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा
5 है ये 2 बार आया हुआ है, और उसके बाद अब हम 2 को भी 2 बार खोज लेते हैं, तो यहाँ पर 2 भी 2 बार हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 और हमें कई बार 3 बार और मिलेगा, लेकिन 5 नहीं है। कहने का मतलब 2 और 5 का केवल हमें 2 युग्म मिला। इसका मतलब इस संख्या के गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो 2 होगी, और गुणा करके हमने देखा भी कि यहाँ पर लास्ट में हमें केवल 2 जीरो मिले। तो ये उम्मीद करते हैं आपका ये पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम ले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है ये 15 × 4 × 7 × 25 बोला कि मैं शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब इन क्वेश्चनों को हम विस्तार में नहीं देखेंगे, केवल कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। इन क्वेश्चनों को आप 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप अच्छे से समझ जाएँ, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही जल्दी यानी कि 4 से 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, लिख देंगे 15, उसके बाद 4 हो गया, गुणे 7 हो गया, और गुणे उसके बाद हो गया 25। अब इसमें हमें शून्यांकों की संख्या बतानी है। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, मैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों का मतलब यही होता है कि संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, इसकी संख्या हमको बतानी है। अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे लिख देते हैं, फिलहाल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये सब क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन आप बाद में समझ पाओ, अगर स्क्रीनशॉट रखे हो समझ जाओ, इसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना सबको मालूम ही है, अगर आप नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा। वैसे 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये मिल जाएगा हमको यहाँ से 3 × 5 मिल जाएगा, और उसके बाद फिर गुणे है। आगे देखें अगर तो यहाँ पर 4 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 × 2 होगा। फिर 7 है, 7 को लिख देते हैं। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 × 5 होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 2 और 5 के कितने युग्म हमको मिल रहे हैं। तो अगर हम इनके युग्मों की बात करें तो यहाँ से पहला युग्म, जैसे यहाँ से हम 2 लेते हैं। अब देख लेते हैं, एक 2 लिए तो एक 5 को खोजते हैं, इसके बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से एक 5 हो गया। इसी टाइप से दूसरा अगर यहाँ पर हम देखें 2 का एक युग्म हो गया। अब यहाँ से आगे हम फिर से देखते हैं कोई और मिलेगा, तो यहाँ पर एक 5 को लिए। अब 5 को लिए तो हमें इसका युग्म खोजना है, यानी कि यहाँ से हमें 2 खोजना है। अब ये हमारा यहाँ से 2 भी हो गया। ध्यान देंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर दीजिएगा जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 बार हमको 2 मिला है, और उसके बाद 2 5 मिला है। अब आगे अगर देखें तो 5 तो हमें एक और मिलेगा, लेकिन कहीं पर 2 नहीं है। कहने का मतलब 2 और 5 के हमें केवल 2 युग्म मिले, और जब 2 और 5 के केवल 2 युग्म मिले हैं, इसका मतलब इस संख्या के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो सिर्फ 2 होगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो मिल गया। अब हम अगला जो हमारा रूल होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, या बोले रूल नंबर जो 2 है, इसमें बोला है कि फैक्टोरियल n, इसे हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे। अगर आप फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, एक बार आप देख लीजिए। फिलहाल एक बार दोबारा वैसे हम वैसे आपको दे देते हैं नॉलेज कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हो, फैक्टोरियल 4 लिखा हो। अब इसका मतलब क्या होगा कि पहले हम 4 लिख देंगे। वैसे हम आपको केवल सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। 4 हो गया, उसके बाद इसमें से एक एक कम करते जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना प्राप्त हो। सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 4 हो गया, 4 में से 1 कम करेंगे 3 मिलेगा, फिर 1 कम करेंगे 2 मिलेगा, फिर 1 कम करेंगे 1 मिलेगा।
गुणा करके आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसी टाइप से मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है। अब फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होगा, सबसे पहले हम 6 को लिख देंगे, फिर इसमें से 1 कम करेंगे तो यहाँ से 5 होगा, फिर 1 कम किया जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 1 कम करेंगे तो 3 होगा, फिर 1 कम कर देंगे तो 2 प्राप्त होगा, फिर 2 से 1 कम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यानी कि हम एक एक घटाते हुए तब तक जाएंगे, घटाते और गुणा करते हुए तब तक जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी संख्या फैक्टोरियल के रूप में हो। उसके बाद कहा में अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात, यानी कि अगर जैसे देखें कि फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व किए तो यहाँ पर कई अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर 4 भाज्य है, लेकिन इसको भी अभाज्य संख्या के रूप में हम बदल देंगे। अब बोला है कि इसके जो अभाज्य संख्या में कोई भी अभाज्य संख्या बोल देगा, जैसे कि यहाँ p बोला है, अब p के जगह जैसे 2 बोल दिया या फिर 3 बोल दिया, बोलेगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, वैसे इसको हम 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक ये फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा एक विधि और आपको बताएंगे, जो भी आसान लगेगा उससे आप कीजिएगा। अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये होता है हमारा, यहाँ पर जो बड़ा कोष्टक लगा हुआ है इसका भी मैथ में अपना मतलब होता है। इसको हम महत्तम पूर्णांक यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। अब इसकी बात की जाए तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई, यहाँ p के पावर 1 लिखा हुआ है, प्लस दूसरा पद है n बाई p स्क्वायर, ये भी ग्रेटेस्ट फलन के अंदर है। और तीसरा हमारा है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p क्यूब, प्लस इसी टाइप से डैश डैश आगे तक होगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ n बाई p के पावर n लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ बात की जाए तो जो n होगा हमारा, इस पर आप ध्यान देंगे, जो n होगा ये हमेशा p के पावर n से बड़ा होगा। कहने का मतलब जो अंश होगा वो हद से हमेशा बड़ा होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान देंगे। जहाँ पर भी हमें हर वाला मान बड़ा आने लगे वहीं पर हम छोड़ देंगे, मतलब उससे एक स्टेप पहले हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसके बारे में बताइए आपको कि जहाँ n होगा वो pn से बड़ा होगा, और साथ ही इस कोष्टक का मतलब होगा महत्तम पूर्णांक फलन। अब हम आगे इससे संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं, लेकिन अगर आप महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा वैसे आपको हम बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हो 3.7 लिखा हो, बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जो दी गई संख्या होगी ये किन 2 पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो अगर देखें तो ये 3 और 4 के बीच स्थित होगा। अब इन दोनों पूर्णांकों में से जिनके बीच ये स्थित होगा उनमें से जो हमारा छोटा वाला मान होगा वही इस जो हमारा महत्तम पूर्णांक होगा इसका आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो ये 3 और 4 के बीच स्थित है, इसलिए जो इसका मान होगा वो 3 होगा। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लीजिए कि ऐसे कुछ लिखा हो, ये 7 पॉइंट ऐसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, 7.2 लिखा है। अब बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किन 2 पूर्णांकों के बीच में स्थित हैं। तो अगर हम 7.2 की बात करें तो ये 7 और उसके बाद 8 के बीच में स्थित हैं। अब इन दोनों पूर्णांकों में से जो हमारा छोटा वाला मान होगा वही इसका आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो 7 और 8 में ये सब छोटा 7 है, तो ये इसका आंसर होगा जो 7 होगा। एक बात और याद रखिएगा, हमें माइनस में भी संख्या मिल सकती है, जैसे कि मान लीजिए माइनस ऐसे दिया हो, 2.5 दिया हो। अब पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम देखेंगे कि ये किन 2 पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो -2.5 जो है ये हमारा -2 और उसके बाद -3 के बीच स्थित है। अब फिर यहाँ से कहा जाए कि इनमें से छोटा कौन है, तो हमको मालूम है कि -2 से छोटा -3 होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाए, मतलब जो एग्जाम्पल हम लिए इसका जो आंसर होगा वो -3 होगा। तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा। इसी की सहायता से हम जो हमारे महत्तम पूर्णांक फलन होंगे उनका मान निकालेंगे। ये हमें क्वेश्चन में अगर आप इस नियम से सॉल्व करते हो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो भी आपको हम दूसरा नियम भी बताएंगे, उससे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम पहले ही देख चुके थे। अगर यहाँ पर हम
इस पार्ट के दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर बोला है फैक्टोरियल 60 दिया हुआ है, बोला में 3 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अब पहला तरीका है कि आप जो यहाँ पर आपको फार्मूला बताए उससे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका और अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं, 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपको हम पहले ही बताए कि आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमें टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो आप चाहें तो एक लाइन हिंदी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 60 यहाँ पर निकाल लेते हैं, लिख देंगे कि फैक्टोरियल 60 में 3 की अधिकतम घात। अब 3 की अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है ऊपर क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है, और अभी आपको हम बताए भी इसके बारे में, इसको हम लिख देते हैं। पहले इसको हम फार्मूले से देख लेंगे, उसके बाद अभी आपको हम एक तरीका और बताएंगे। फिलहाल वो इससे तो थोड़ा आसान भी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यन के जगह पे हमारा 60 दिया हुआ है, और उसके बाद पी के जगह पे 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60/3 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, पावर 1 है, लिखें या ना लिखें इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस फिर आगे लिख देंगे, कोष्टक का मतलब आपको बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। फिर इनके जगह पे 60 हो गया, और उसके बाद 3 के पावर 2 लिख देंगे। ये प्रक्रिया हम ये पद तब तक हम लिखेंगे जब तक कि जो हमारा अंश है जब तक कि हद से बड़ा है। तो आगे फिर अगर हम अगला पद लिखें भी तो बड़ा ही है, क्योंकि 3 का जो वर्ग होगा वो 9 के बराबर होगा, जो कि भी 60 से कम है। फिर आगे अगर हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद हो जाएगा हमारा 60/3 का क्यूब, और उसके बाद अब देखें तो 3 का जो क्यूब होगा ये 27 होगा। अभी भी ये 60 से कम है। लेकिन जब अगर हम अगला पद लिखते हैं तो अगला पद हमारा हो जाएगा 60/3 के पावर 4 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें 60/3 के पावर 4 है, अगर हम 3 के पावर 4 की बात करें तो इसका वैल्यू 81 होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला चौथा पद है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो अंश से बड़ा हो गया। और अभी आपको हम शुरू में ही बताए कि यहाँ पे जो यन होता है वो पी एन से बड़ा होता है। कहने का मतलब जो अंश होगा वो सदैव हर से बड़ा होना चाहिए। तो इस चौथे पद को हम छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर केवल हमारे ये 3 पद ही होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो भी मिलेगा हमको वही इसके 3 की इसका भाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घात होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 60/60 और 3 के पावर 1 लिखा हुआ, जिसका मान 3 ही होगा। उसके बाद अगर दूसरे पद को देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो गया 60/9 हो गया, इसको लिख लेते हैं। प्लस तीसरे पद की अगर बात करें तो तीसरा पद हो जाएगा हमारा 60 ये हो जाएगा 3 त्रिक 27, तो 60/27 लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे भाग करोगे आप तो 60/3 इसका वैल्यू हमारा ये 20 बचेगा। उसके बाद प्लस हो गया, यहाँ पर भाग करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 9 छक 54 हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। फिर 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 40 हो गया है, 9 चौक ये 36 हो जाएगा, 4 मिलेगा, फिर 40 होगा, और इसी टाइप से आगे भी होता जाएगा। फिलहाल इसको हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद प्लस अगर अगले पद की बात करें तो जो अगला पद होगा हमारा ये अगला हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 27 है, और 27 दूना 54 यानी कि 2 बार जाएगा। फिर 4 बच जाएगा, फिर 40 होगा, और 40 फिर हम ले जाएंगे तो केवल एक बार जाएगा, तो 2.1 हो गया। इसी टाइप से आगे भी आएगा, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। अब बात की जाए, एक बात और आपको हम नहीं बताए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई पूर्णांक हो तो उसका वैल्यू वही पूर्णांक ही होता है। जैसे यहाँ पर 20 दिया हुआ तो यहाँ पर सीधे हम इसको 20 ही लिख देंगे। प्लस उसके बाद 6.4 है, अभी बताए कि ये 6 और 7 के बीच में होगा, तो इनमें से छोटा वाला पूर्णांक हमको लेना है, तो इसका वैल्यू 6 हो गया। प्लस इसी टाइप से 2.1 है जो कि 2 और 3 के बीच में है, तो इसमें से छोटा वाला पूर्णांक जो होगा वो 2 होगा, तो हम 2 को लिख देंगे। फिर आगे इनको जोड़ लेंगे, तो आगे जोड़ेंगे तो 20 और 6 26, 2 28 हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी कि फैक्टोरियल 60 में जो 3 की अधिकतम घात होगी वो 28 होगी।
अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे नियम के द्वारा समझ लेते हैं। जो दूसरा नियम होगा वो वैसे इससे छोटा भी है, तो आपको जो भी आसान लगेगा उसी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरे नियम की बात करें तो यहाँ पर हमारा दूसरा नियम हो जाएगा, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दूसरा नियम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी संख्या दी होगी, लिखने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जो लिख देते हैं यहाँ पर हमारा ये सेकंड मेथड है, और वैसे ये मेथड आपको पहले वाले से थोड़ा आसान भी लगेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले 60 है, जो भी फैक्टोरियल के रूप में दिया होगा उस संख्या को लिख देंगे, और उसके बाद ऐसे जैसे कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो, लासा निकालते हो, उसी टाइप से लिख देते हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट वो नहीं होगा, थोड़ा उससे अलग है। अब यहाँ पर जिस भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात निकालनी हो उसको यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं, जैसा कि बोले आपको, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हो ठीक लगभग वैसे ही। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे आप, केवल यहाँ पर हम भागफलों को लिखेंगे, शेषफल क्या बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर आप 3 से 60 में भाग करोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 20 मिल जाएगा, शेषफल 0 मिला, हम कोई मतलब नहीं है उससे हमें। फिर आगे हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18 होगा, शेषफल यहाँ पर 2 मिलेगा। लेकिन अभी आपको हम बताएं कि हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, केवल भागफलों को लिखते जाइए। फिर आगे आप भाग करोगे 3 से, यहाँ पर 3 की अधिकतम घात निकालनी है तो 3 से ही भाग करेंगे, फिर 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आगे अगर देखें तो फिर अगर हम 3 लिखते हैं मान लीजिए, तो 3 से 2 में भाग ही नहीं जाएगा, और जब 3 से 2 में भाग नहीं गया तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख देंगे कि चूँकि ये जो 3 है, ये जो 3 होगा ये बड़ा है 2 से, इसलिए यहाँ पर हम रुक गए हैं। अब यहाँ पर ये इन तीनों को आप ये यहाँ पर जो संख्या हमको प्राप्त हुई हैं इनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम चिन्हित कर देते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर जैसे 60 पहली संख्या तो हमारी दी हुई थी, 60 के अलावा जो भी हमारे यहाँ पर भाजक बचे हुए थे, सॉरी यहाँ पर जो हमको भागफल मिला था इसको हम देख लेते हैं। कहने का मतलब ये 26 और उसके बाद 2, इन तीनों का जो सम होगा वही 3 की अधिकतम घात होगी, और इन दोनों का जो तीनों का सम होगा, अभी यहाँ पर आप जोड़ के देखे ही हो, ये 28 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसे लिख देंगे कि अतः फैक्टोरियल 60 में 3 की अधिकतम घात। अब 3 की अधिकतम घात की बात की जाए तो हम तीनों जो यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसको हम जोड़ देते हैं, और यहाँ से अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 20 + 6 और उसके बाद +2 हो गया। इन्हीं सबको जोड़ने पर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 28, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब अगर आप देखें तो पहले तरीके से थोड़ा दूसरा तरीका हमारा आसान लग रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अगर हम यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा फैक्टोरियल 50 में बोला है कि 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अभी जो दोनों हम तरीके बताएं उनमें से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन में भी दोनों तरीके बताएंगे, बाकी बाद में आपकी मर्जी होगी किससे सॉल्व करते हो। तो अगर हम पहले तरीके की बात करें, जो कि आपके क्वेश्चन के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देंगे कि फैक्टोरियल 50 में 7 की अधिकतम घात। वैसे ये आपको लिखना नहीं है, बाद में आप देखो अगर तो समझ ले जाओ, स्क्रीनशॉट मान लीजिए पढ़ते हो तो समझ ले जाओ, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं, बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो हमारा दूसरा तरीका होता है उससे भी और पहले वाले से भी। फिलहाल यहाँ पर हम आराम से आपको बता रहे हैं जिससे कि आप समझ जाओ ठीक से। तो यहाँ पर होगा, अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 50 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 50 बटे यहाँ पर पी के जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 50 बटे ये 7 पावर 1 होगा 7 के, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद अगर अगले पद की बात करें तो अगला पद हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 50
और बटे अब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब अगर हम तीसरे पद की बात करें, जो हमारा तीसरा पद होगा अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 50 और बटे 7 का क्यूब होगा। लेकिन आप ध्यान देंगे अभी आपको हम फार्मूला बताते समय और पहले क्वेश्चन में जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें भी बताए कि यहाँ पे जो n होता है, कहने का मतलब जो अंश होता है वो सदैव हर से बड़ा होना चाहिए। और अगर हम तीसरे पद की बात करें तो जो हमारा अंश होगा वो हद से छोटा हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ये तीसरा पद है ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है तो इस कहने का मतलब ये पहला और केवल दूसरा पद ही होगा। इन्हीं दोनों को सॉल्व करने पे जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर हम पहले पद को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 बटे 7 के पावर 1 है तो 7 ही होगा, प्लस उसके बाद दूसरा पद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 और बटे 7 का स्क्वायर है जिसका वैल्यू 49 होता है। आगे फिर सॉल्व करोगे, भाग करेंगे हम तो भाग करेंगे ये मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाग करेंगे 7 सते 49 यानी कि 7 49 एक बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, फिर एक बार जाएगा 7 तक 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 30 होगा, 7 चौक 28। इसी टाइप से आगे भी आएगा लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं इसको। प्लस उसके बाद आगे अगर अब इसको हम भाग करें सॉल्व करें तो ये 49 एक्के 49 एक बार जाएगा, फिर दशमलव बचेगा। उसके बाद बात करें फिर आप दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 10 होगा तब भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाते हैं तो उसके बाद 100 हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। इसी टाइप से आगे भी आएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं तो लिख नहीं रहे हैं। अब बात की जाए यहाँ पर 7.14 की तो ये 7 और 8 के बीच में है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 7 होगा। बताएंगे आपको कि जिन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इनमें से छोटा वाला पूर्णांक होगा, तो ये 7 और 8 के बीच में स्थित है इसलिए इसका मान 7 होगा। प्लस उसके बाद 1.02 है, ये 1 और 2 के बीच में स्थित है और इनमें से 1 छोटा होगा और हम छोटे मान को ही लेंगे तो ये हमारा 1 हो गया। अब 7 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 8 प्राप्त हो गया जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि फैक्टोरियल 5 में जो 7 की अधिकतम घात होगी वो 8 होगी। अब इसको हम दूसरे नियम के द्वारा भी समझ लेते हैं। वैसे अगर आप इसी को सॉल्व करो तो बोले ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हमें कुछ टाइम लग रहा है। अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा अब आपको पता है जैसे अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं उसी टाइप से लिख लेंगे। तो यहाँ फैक्टोरियल 50 है, केवल आप 50 लिखोगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जिस भी अभाज्य संख्या की घात पूछेगा अधिकतम घात उसको हम लिख देंगे। 7 की पूछा तो 7 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि ये कितनी बार भाग जाएगा, हमें केवल यहाँ पर भागफल लिखना होगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप भाग करेंगे तो 7 सते 49 यानी कि ये 7 बार जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। अब ये शेषफल एक बचा लेकिन हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आप भाग करते हो यहाँ पर तो 7 से फिर से भाग करोगे तो 7 से जब भाग करोगे पूरा कट जाएगा। यहाँ पर जो हमारा शेषफल 7 वो भागफल जो हमारा होगा वो 1 होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो जो हमारा यहाँ पर भाजक था ये भाज्य से छोटा हो गया, इसलिए जो भाजक है वो भाज्य से बड़ा है, इसलिए अब यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से जो हमारा 7 और 1 बचा इसी को हम जोड़ देंगे। आपको पहले ही बताएं कि यहाँ पर 50 को छोड़कर उसके नीचे की जो भी संख्याएं होंगी उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसके नीचे 7 और 1 है, अब यहाँ पर 7 और 1 को हम जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो भी हमको प्राप्त होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। लिख देंगे यहाँ पर अतः करके आप लिख दीजिएगा ऐसे, अतः फैक्टोरियल 50 में 7 की अधिकतम घात। अब यहाँ पर 7 की अधिकतम घात की हम बात करें तो जो हमें 7 की अधिकतम घात मिली है वो मिलेगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1 और 7 + 1 को जोड़े तो ये मिल गया 8। अब देखिए आप ये क्वेश्चन कितनी आसानी से लगा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड। यहाँ पर आप सीधे 50 में 7 से भाग करते हैं, भागफल 7 मिलता है, फिर 7 में 7 से भाग करते भागफल 1 मिलता है। आप 7 और 1 को जोड़ दिए तो 8 मिल गया। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने इस टॉपिक से संबंधित 2 महत्वपूर्ण
नियम देखे और उनसे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे उनको सॉल्व किया। अगर हम तीसरे रूल को इसी पार्ट में देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो हमारा इस टॉपिक से संबंधित तीसरा रूल है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे और उनसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।